बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, डॉक्टर संदीप। आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि हम आपसे कुछ विषय पे बातचीत करें। सबसे पहले तो आपकी प्रिंसिपल मैडम वसुंधरा पांडे मैम को बहुत बहुत आभार, आपको आभार, आपकी पूरी टीम को आभार, जो एक इस तरह के जगलाल चौधरी कॉलेज के माध्यम से उनकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आप जिस तरह से व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं, ये काबिले ओके, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप लोग हम और आप एक तरीके से देखें तो छपरा जैसे जगह पे और छपरा के बारे में इस तरह से काम करना अपने आप में काबिले तारीफ़ है विशेष तौर से। तो और आज उस अपनी श्रृंखला में आपने इस योग्य समझा कि हमें कुछ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया, और वो भी एक ऐसे विषय पे जहाँ पे हम सभी लोग रह रहे हैं उसके बारे में, कि सारड़ और उसके एक ऐतिहासिक विषय पे हमें बात करनी है। सारड़ जब आप देखें, बात शुरू करें उसके पहले मैं अपनी पीपीटी शेयर कर लेता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। आप इस विषय पे मुझे बात करनी है आपसे। सारड़ एक ऐतिहासिक अवलोकन। अपने आप में यदि हम देखें, सारण को देखें या किसी भी जगह को देखें, हम जहाँ रहते हैं हम तमाम इतिहास पढ़ते हैं। आज के डेट में देखें तो इतिहास किसी से छूटा नहीं है। हर कोई हर विषय का जब शुरुआत ही करते हैं हम, तो उसके इतिहास से ही शुरू होता है। कोई भी विषय हम पढ़ रहे हों उसके इतिहास से ही हम शुरू करते हैं कि उसमें अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। उसी तरह से हर जगह, हर ज़िला, हर क्षेत्र ऐसा होता है जिसका अपना कुछ इतिहास होता है। उन इतिहास के दृष्टिकोण से यदि हम सारड़ को देखें तो सारड़ अपने आप में न सिर्फ विशेष महत्व इस क्षेत्र के लिए रखता है बल्कि भारतीय इतिहास के लिए भी रखता है। सारड़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि भारतीय इतिहास की जब बसावट को हम देखते हैं कि शुरुआती हम कहते हैं कि भारतीय इतिहास में या दुनिया के इतिहास में सबसे पहले स्टोन एज की बात करते हैं, जिसको हम बेसिकली 3 भागों में बांट के देखते हैं कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक नौपाषाणिक कालखंड, जब इंसान पूरी तरीके से एक जगह स्थायी निवास करने लगा और खेती किसानी करने लगा। उनमें जब आप देखेंगे नौपाषाणिक पुरा स्थल के तौर पे हमें चिरांद, जो सारड़ से ही आप देखेंगे कि छपरा जो जिला मुख्यालय है 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पे जो है डोरीगंज जो जगह है, वहाँ पे चिरांद जो एक नौपाषाणिक पूरा स्थल है, जहाँ से शुरुआती मानवों के, यहाँ के लोगों के खेती किसानी के प्रमाण हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दूसरी चीज़, इस आधार पे आप देखें ये वो क्षेत्र है जहाँ पे इसके आसपास के क्षेत्र में महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये उनकी प्रचार भूमि, कर्म भूमि एक तरीके से कह सकते हैं कि उससे जुड़ा हुआ एकदम पास में ही रहा है। वैशाली यहाँ से बमुश्किल से एक समझ सकते हैं कि छपरा से उसका सीमावर्तीय ज़िला ही है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पे सबसे पहले महिलाओं को जो है बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया। जो वो समानता की, जिस समानता की बात कर रहे थे और जो थ्योरेटिकली उसको आप देखें कि प्रैक्टिकली वो यहीं वैशाली की भूमि पे भी लागू करेंगे। और फिर एक तरीके से ये जो भूमि रही है सारड़ की, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमेशा से ये परिवर्तन की भूमि रही। वैसे पूरे बिहार ही जो रही है, भारत को हमेशा से भारत की जो व्यवस्था रही है उसको एक परिवर्तन और एक नवीन दिशा देने की हमेशा से कोशिश करती रही है।
उसमें आप देखेंगे तो सारण सर्वोपरि इसके आसपास के क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप देखिए आज जो गर्ल्स स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कोएड एजुकेशन का एक तरीके से आप देखेंगे जो यहाँ पे है, उसका शुरुआती असर हमें दिखेगा। ब्रज किशोर प्रसाद जो यहीं से थे, उन्होंने यहाँ अपनी कर्म भूमि बनाई। उन्होंने एक एंटी पर्दा मूवमेंट चलाया। जो गांधी जी जब 1917 में चंपारण आंदोलन में आए, उस आंदोलन के पश्चात ही बड़ी संख्या में जो महिलाएं बच्चियां जो थीं वो स्कूल कॉलेज आने लगी। मतलब कोएड एजुकेशन का एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ आधार दिखाई पड़ेगा। जो यानी कि चाहे एंशियंट टाइम हो, मध्यकालीन समय हो या आधुनिक समय हो या आज के भी परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो सारण एक ऐसी भूमि रही है जो हमेशा एक नवीन दिशा देने की कोशिश करती है। नया दिशा कुछ कह सकते हैं कि ये वो भूमि रही है जो जोखिम की भूमि रही है, क्योंकि हमेशा यहाँ के लोग जोखिम उठाते भी रहे हैं। प्राकृतिक रूप से भी यदि आप देखें तो दो नदियों के मध्य का हिस्सा है, एक तरफ से घाघरा, दूसरे तरफ से जो है आपकी गंडक हैं। दो मध्य नदियों के बीच का ये हिस्सा है। अपने आप में जो एक सही मायने में जो हम लोग दोआब की परिभाषा देखते हैं, दोआब कहते हैं कि दो नदियों के बीच का हिस्सा, तो वो भी रहा एक आधिकारिक तौर पे। यदि उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये दोआब क्षेत्र कृषि उत्पादन क्षेत्र के तौर पे बहुत रहा, और ये तब तक लीड करते रहा एक तरीके से जब तक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विशेष महत्व देती रही और वो आधार रही। भले जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें हम यहाँ के लोग पिछड़ गए। इसीलिए आप देखेंगे कि शुरू से लेके आखिरी तक जब यहाँ जैसे डचों का भी आगमन होगा, पुर्तगालियों का भी आगमन होगा, अंग्रेज़ों का तो काफ़ी लंबे वक्त तक उन्होंने शासन ही करा। तो ये तमाम ये ऐसी भूमि रही जो तमाम समय अलग अलग क्षेत्र के लोगों को भी आकर्षित करती रही। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये एक ऐसा क्षेत्र था जो भारत के उत्तर जैसे नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्रों से संपर्क मार्ग के तौर पे भी रहा, जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का सेतु का भी काम एक तरीके से ये क्षेत्र कर रहा था उस समय। इस दृष्टिकोण से आप देखें तो पूरा बहुत महत्वपूर्ण हमें छपरा दिखाई पड़ता है। इसमें आप यदि इस दृष्टि से हमें देखना होगा, छपरा की महत्ता अपने आप में बहुत विशेष रही है। वन मिनट। इस लेक्चर को मैं 3 भागों में बांट के आपके सामने बात रखने की कोशिश करूँगा। उसमें ये मेरा एक बेसिकली ये है कि जो सारण से जुड़े हुए वो कौन से पूरा स्थल हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे लेक्चर के एक पार्ट में। फिर दूसरे हिस्से में लेक्चर के हम बात करेंगे कि यहाँ से वो कौन सी पर्सनालिटी हैं जो नेशनल लेवल पे अपना नाम रखती है उनका, और उनका काम जो है सारण की भूमि पे किया हुआ। और तीसरी चीज़ जो होगी लेक्चर का जो तीसरा हिस्सा होगा वो हमारा इससे जुड़ा हुआ होगा आपका कि लोकल हिस्ट्री का इतिहास लेखन में क्या महत्व होता है, किसी स्थानीय इतिहास का उसके समग्र देश के किसी भी क्षेत्र के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण होता है, उस पॉइंट के आधार पे हम देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये हमारा जो लेक्चर प्लान है वो इन्हीं 3 हिस्सों में बट के होगा। आप ये जो गजेटियर सारण का जो है 1860 में प्रकाशित हुआ था, उससे लिया हुआ ये चित्र है। चूँकि वो किताब बहुत पुरानी 1960 में प्रकाशित हुई और वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, इसलिए उसका फ़ोटो भी बहुत अच्छा नहीं आया। हालांकि बाद में मैंने देखा कि ऑनलाइन भी सारण गजेटियर अवेलेबल है, लेकिन उसके पहले एक यहीं मजहरुल हक साहब के परिवार से संबंध रखने वाले
हैं डॉक्टर रागिब साहब से ये पुस्तक मुझे मिली हुई थी। तो खैर मैंने ये कि यदि आप कोई सारण के विषय में डिटेल से पढ़ना चाहे तो सारण गजेटियर अवेलेबल है, जिसमें तमाम तरह की सूचनाएं अवेलेबल है। वहाँ पे आपको 1860 के पहले का जो मानचित्र है सारण का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये वर्तमान मानचित्र है सारण का, जो मैंने गूगल से ही लिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें यदि ज्योग्राफिकली आप देखें तो इसमें एक तरफ जो है सिवान जुड़ा हुआ है उत्तर पश्चिम की तरफ, और उत्तर के ठीक गोपालगंज है, और उत्तर पूर्व का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है उस तरफ मुजफ्फरपुर जनपद लगा हुआ है, और जो पूर्व के क्षेत्र में है वैशाली, जो अपने आप में हिस्टोरिकली काफ़ी रिच भी है। दक्षिण की तरफ निचले वाले हिस्से में आप देखेंगे तो पटना, और फिर एक तरफ जो है दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में भोजपुर, जिसे आरा और आप कहते हैं आरा के नाम से भी जाना जाता है, और फिर एक हिस्सा ये जो है उत्तर प्रदेश का बलिया। और ये बेसिकली एक तरीके से यदि आप देखेंगे तो छपरा में जो बेसिकली एक तो घाघरा नदी और फिर दूसरा जो है गंडक नदी का जो क्षेत्र दोआब बनता है, उससे इसकी कृषि के क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं कि इसके एक आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और उसकी नदी के जो पानी रहे उसकी वजह से इसका काफ़ी डेवलपमेंट रहा। जो शुरुआत में भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब कृषि का महत्व भारत से कम होगा, समाप्त होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन लेने लगेगा, तो ये धीरे धीरे हमारे सामने से ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हम अपने व्याख्यान के पहले ही हिस्से पे, जिनमें से ये कुछ मैंने चुनी हुई, इसके अतिरिक्त भी बहुत साइट्स हैं जो हिस्टोरिकल साइट या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की साइट जो छपरा में आपको देखने को मिलेंगी। उनमें से कुछ मैंने चुना हुआ है, एक कि आपसे उन बिंदुओं पे कुछ बात करी जाए। उनमें पहला चिरान, फिर पंचमुखी टेम्पल, भगवान बाज़ार, ये छपरा रेलवे स्टेशन के पास में है। करिंगा जो एक डच टॉम है। थाना चौक पे एक पिलर है जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिन लोगों ने जो शहीद हुए थे उनके रिस्पेक्ट में अंग्रेज़ सरकार ने बनवाया हुआ था। फिर हरिहर टेम्पल है सोनपुर में, अंबिका टेम्पल आम्बी में, और मॉर्टन कंपनी एंड शुगर मिल मढ़ौरा में। ये इन चीज़ों को आधार बना के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का इतिहास रहा है छपरा का। सबसे पहले हम आते हैं चिरांद पे। चिरांद, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि चिरांद एक नौपसाड़िक साइट है। नौपसाड़िक साइट जब हम कहते हैं, स्थल के बात करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि 4000 ईसा पूर्व से लेके करीब करीब 1000 ईसा पूर्व के कालखंड होता है। यानी आज के लगभग 6000 वर्षों के पहले तक का जो इतिहास है वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ जो चिरांद पे जो आप आज भी जाएंगे तो चिरांद आपको जाना हो तो डोरीगंज जो जगह है वहाँ से पास में है। ये डोरीगंज के पास चिरांद है। और एक तरीके से यहाँ ये नौपसाड़िक साइट है। नौपसाड़िक साइट का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे सबसे पहले मानवों का निवास हुआ इस क्षेत्र में। यदि सारण के क्षेत्र में आप देखें तो सबसे पहले करीब 6000 ईसा पूर्व के आसपास से लोगों का आवास और निवास रहा है, जो खेती किसानी और करते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि और उसके बाद लगातार आज भी आप जाएंगे तो वहाँ लोगों का बसावट है। ऐसा नहीं है कि जब उस समय से वो लोग बीच में हट गए, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उनसे आप पूछिएगा, बातचीत करिएगा। जब मैं अपने सर्वे के दौरान वहाँ पे गया हुआ था तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि इतनी प्राचीन जगह है जो भारत के कुछ चुने हुए चुनिंदे जगहों में से एक है, उसका प्रमाण यहाँ से मिला। उनको लगता है कि सामान्य उनके बारे में, जैसे हम हमेशा हम लोगों को लगता है कि हम दुनिया भर का इतिहास तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने आसपास क्या घटित हो रही है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण की हैं, उस पर नहीं ध्यान देते हैं, या कह लें कि नज़रअंदाज, या मैं अपने क्षेत्र की भाषा के तौर पे मैं कहूँ तो घर की मुर्गी दाल बरोबर।
कि ये वही बात है कि घर के आसपास की जो चीज़ें हैं उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं हम लोग, या फिर उसका कोई उनके जीवन में इसका कोई लाभ नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है कि यदि वो जानकारी रख भी लेंगे तो उनसे उसका कोई बेनिफिट उनको नज़र नहीं आता, तो शायद इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कम से कम थोड़ी बहुत तो जानकारी रखनी चाहिए। और इतिहास किसी भी व्यक्ति के लिए जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाने का भी काम करता है। उस दृष्टि से जब आप देखें तो चिरांद सारण के लिए सबसे प्राचीन पूरा स्थल है, जो जहाँ पे लोग सबसे पहले बसे, फिर उसके बाद उन्होंने खेती किसानी करी, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो है खेती किसानी के अतिरिक्त उन्होंने ख़ास तौर से वहाँ आप देखेंगे जिस तरह से मछली मारने के जो कांटे मिलते हैं, यानी मछलियों का वो वहाँ से, और हिरण के हड्डियाँ बहुत सारी मिलती हैं। तो उसके आधार पे कि वो इन पशुओं से भी परिचित थे, मछलियों का भी उस समय वो करते थे, लेन देन होता था, खान पान में यूज़ करते थे, मसूर के, गेहूं के, ये तमाम तरह के प्रमाण वहाँ पे आप देखेंगे मिलेगा। और उस पे वहाँ इतने विविध प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हुई हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी उस पर प्रोजेक्ट कर रहा है चिरांद की साइट पे, कि उसके उस समय की जो जैविक विविधता है उसको समझने के लिए ऐसा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारे सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जैविक विविधता के दृष्टिकोण से भी चिरांद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अतिरिक्त एक चीज़ और है कि जैसे हमें ये मिलता है कि चिरांद जो जगह है वहाँ के लोग गोल घर बना के रहा करते थे, या जैसे आप जब यदि हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आप कश्मीर के बुर्ज होम के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ लोग वृत्ताकार घरों में रहा करते थे। तो और यहाँ का भी प्रमाण मिलता है कि चिरांद के जो लोग थे वो वृत्ताकार झोपड़ियाँ बना के या घर बना के रहा करते थे। आप ये देखेंगे कि इधर के क्षेत्र में आप देखें या बिहार के क्षेत्र में, मैंने जब अपने भ्रमण के दौरान ये देखा तो उसमें कई ऐसे जैसे भूसा रखने के लिए ख़ास तौर से ये इस तरह के जो बनाए जाते हैं। कुछ लोगों से मैंने पूछा कि आखिर इसका क्या नाम है, तो कुछ लोगों ने ये बताया कि ये घोप कहा जाता है, कुछ लोगों ने घरौंदा बताया। जो भी था बेसिकली उसका मुझे नाम से बहुत वो ऐतराज़ नहीं, जो भी हो लोग स्थानीय रूप से जो भी कहते हों, लेकिन इसके आकार से मुझे एक चीज़ समझ में जो आई कि जो चिरांद के समय का जो हमें प्रमाण कहा जाता है कि वृत्ताकार झोपड़ियों में या वृत्ताकार गड्ढे बना के लोग रहा करते थे, वो वहीं से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा हमारे तक चली आई। और आज भी हम उसको बना रहे हैं, रख रहे हैं, उसमें भूसा रख रहे हैं, अपने ईंधन की चीज़ें रख रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें वो नहीं है। तो यानी कि एक परंपरागत तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं इतिहास की जो पुरातन काल से हम धीरे धीरे अपने स्वतः उसको अपनाते रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करते रहे हैं, और वो आज भी हमारे फिजिकली रूप में किसी न किसी रूप में दिखती है। जैसे इसका सबसे सुंदर उदाहरण आपके सामने ये जो घोप है वो देख सकते हैं। उसके बाद चिरांद से जब थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि एक विद्यालय है। उस जगह को देखें तो ये काफ़ी ऊंचा है। तो मेरा ये मानना है कि यदि इस जगह पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या बिहार का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो भी है यदि यहाँ पे उत्खनन कराए तो हो सकता है कि जो नवपाषाण काल के बाद की भी सभ्यताओं के कुछ न कुछ यहाँ प्रमाण मिले। तो लेकिन अब इस पे कब क्या होता है वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन कुछ संभावनाएं यहाँ भी आपको देखी जा सकती है, जिससे अचानक से ऊंचाई पे कोई चीज़ हो तो अनुमान उसी आधार पे लगता है कि समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी होगी चिरांद के में या बाढ़ की स्थिति होगी तो उस तरह से ऊपर की तरफ लोग धीरे धीरे मूव किए होंगे। उसके अतिरिक्त एक चीज़ और मेरा मानना है, जो मैंने चिरांद की जो स्थिति देखी और उसको और फिर बाकी इधर के एरिया का मैंने जो अवलोकन एक तरीके से सर्वेक्षण किया तो उसमें मुझे ये लगा कि चिरांद एक जो है व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जहाँ पे तमाम तरह के सामान भी, जैसे मेला घाट आप देखेंगे
वहीं से लोगों का आना जाना ये चीज़ें होती हैं। तो ये उस ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अ, जिस तरह से चिरांद आप देखेंगे डोरीगंज, साहेबगंज और रिविलगंज, एक्चुअली ये गंज शब्द जो है आप ख़ास तौर से मध्यकाल में गंज और सराय दो शब्द जो बेसिकली जब शहरों के या स्थानों के नाम में यूज़ होते हैं, तो गंज सिंबल होता है हाट का, बाज़ार जिसे आप कहते हैं मार्केट। यदि आप उसमें देखें तो रिविलगंज में जो गौतम स्थान और फिर साहेबगंज में रामदास मजीठिया जो है वहाँ से सुनारगंज होते हुए फिर डोरीगंज में चिरांद। तो इसमें जब ये आइडिया मेरे दिमाग में उस दौरान आया कि जब बारिश हुई तो बड़ी बड़ी जो नावें हैं बालू उधर से भर के सोन नदी का वो इधर से जा रही थी। तो हमको ये मेरा मानना है कि ये जो जगह थी चिरांद की जो जगह है और साहेबगंज का जो रामदास मजीठिया है, गौतम स्थान के पास में जो गौतम स्थान तो अपने आप में एक उससे भी जुड़ा हुआ है कि गौतम ऋषि अहिल्याबाई से कि राम भगवान इधर से गए थे तो वहीं पे अहिल्या जी को उन्होंने तारा था जो पत्थर से फिर स्त्री रूप में वो आई थी। तो लेकिन वहाँ के यदि लोकेशन को हम देखें तो वो ज़्यादा ये लगता है कि मध्यकाल में वो क्षेत्र जो था एक ऐसे केंद्र के वेयर हाउस के तौर पे उपयोग में लाया जाता रहा होगा, जहाँ से नावों के माध्यम से सामान आते रहे होंगे और फिर वहाँ एक जगह उतार के फिर उसके बाद मार्केट पास के जो रिविलगंज वाला जो एरिया है वहाँ के बाज़ारों में उसे बेचा जाता था और वहाँ के दुकानों पे रखा जाता हो या फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग क्षेत्रों में जाता हो। इसी तरह से साहेबगंज का है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो क्षेत्र रहा होगा वो जो जगह है वहाँ से सरकारों का जो तत्कालीन समय की जो सरकारें रही होंगी या एडमिनिस्ट्रेशन जो रहा वहाँ से वो चुंगी की वसूली करते होंगे, वहाँ से सामान का लेन देन और ये सब चीज़ें हो रही थी। क्योंकि यदि रिविलगंज से आप देखेंगे कि इधर से होते हुए रिविलगंज साहेबगंज वाला इलाका मतलब होते हुए डोरीगंज होते हुए फिर ये जो कोइलवर के पास जिस तरह से ये सोन नदी में इनका मिलना हो जाए फिर वहाँ से फिर पटना के लिए, यानी ये ट्रेड रूट्स के तौर पे भी आप चिरांद और देख सकते हैं इसे। और चिरांद उसमें मेन हब था क्योंकि ये एक तरीके से आरा से भी कनेक्टिविटी थी, इधर मुजफ्फरपुर से भी कनेक्टिविटी थी। ये वो एक ऐसा हब था जो आज जैसे कह सकते हैं कि आज जैसे एक ऐसा शहर जो व्यापारिक केंद्र था जहाँ पे तमाम तरह के व्यापारिक लोग आते थे और फिर वहाँ से सामान का इधर से उधर करते थे। हब के तौर पे भी आप चिरांद को देख सकते हैं। न सिर्फ आप चिरांद को एक नौपाषाणिक साइट के तौर पे बल्कि मध्यकाल या वर्तमान अब वर्तमान में तो उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मध्यकाल तक आप इसको जो है एक व्यापारिक केंद्र के तौर पे भी देख सकते हैं। ये पंचमुखी मंदिर है, ये आपके छपरा रेलवे स्टेशन से बमुश्किल से 300 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ ये एक्चुअली नागर शैली पे बना हुआ मंदिर है और ये इसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जब मैं आया हुआ था और जब 2019 के बाद आया और फिर ये मुझे लगता है कि दिसंबर 2019 के समय यहाँ पहुँचा, तो वहाँ देखने के बाद तो जिस तरह से ये मंदिर है आर्किटेक्चर है इसको देखने के बाद जब मैंने वहाँ के लोग थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो कोई बताने को तैयार नहीं था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो उसके केयर टेकर थे उनका मानना था कि ये 100-150 साल पहले का है ये है। तो हमने कहा कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें यदि आप देखें आज इसकी जो भूतल स्थिति है वो सड़क से नीचे हो गई है। आप सामान्य तौर पे देखें तो हम कोई भी घर का निर्माण भी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हमारी जो नींव होती है वो सड़क से या फिर जो भूतल होता है कम से कम 3 से 4 फीट ऊपर ही रखते हैं और ये भूतल से नीचे चला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कम से कम 3 से 4 मीटर की ऊंचाई इसने कवर करी, फिर 2-3 मीटर नीचे हो गया, 5 फीट का वो होना, मिट्टी का जमाव हो जाना आसपास के एरिया में। ये इसकी प्राचीनता का ही है कि करीब करीब ये जो 300-350 वर्षों का होगा। यहाँ की खास बात ये है कि जो दूसरा वाला ये जो बरामदा आप देख रहे हैं उसके जस्ट सामने का जो है इसमें बहुत सुंदर इसका आर्किटेक्चर एक तो आप देखेंगे जिस तरह से है
वो तो है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग हैं। उसमें जो आप देखेंगे कि जीव जंतुओं से जुड़े हुए पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद ऋषियों से प्रवचन देते हुए का आप देखेंगे कि उसमें पेंटिंग बनी हुई मिलेंगी। और कुछ पेंटिंग तो बहुत अच्छी, आज भी उसमें उसका कलर जो है उसमें चमक है। आप देखिए ख़ास तौर से ये देखिए, इधर तो बत्तख दिख रहा है, फिर इधर एक सन्यासी दिख रहे हैं जो हाथ में कुछ लिखे हुए, और कुछ एक शिष्य बैठे हुए हैं। तो आप इसको ये एक तरीके से ये देख सकते हैं कि उस समय के शिक्षा केंद्र के तौर पे, या फिर जिस तरह से क्या होता था कि गुरुकुल परंपरा जो एक ख़ास तौर से रही है, उसके भी संकेत के तौर पे आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये इस तरह की पूरी चारों तरफ का आप देखेंगे, दीवार देखेंगे तो उस पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, बहुत सुंदर। और जो उस समय के तमाम जैसी मान्यताएं रही हैं, जैसे विष्णु का देखेंगे, गणेश जी का देखेंगे, और फिर इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वहाँ उस पर आपको देखेंगे, जो मिथकीय और जो तमाम तरह की हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस घटना के बाद जब हम उनसे बहुत सारी बातचीत हुई, तो उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया। आज अलाउ ही नहीं है वहाँ। आप जाएंगे उस पंचमुखी मंदिर में, तो आप देखेंगे कि वो उसके दरवाजे बंद हो गए हैं उस घटना के बाद। फिर दोबारा, क्योंकि मैं सोचा कि अब चल के कुछ और अच्छे से देखने की कोशिश करता हूँ, तो वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाने का फिर दोबारा मौका ही नहीं मिला। क्योंकि मौका बहुत बार उधर से गुजरे हम लोग, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, अब एंट्री ही नहीं देते हैं। जिसका भी है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो अब वहाँ पे नहीं होती। अब एक और दूसरी चीज़ जो छपरा में जो बहुत महत्वपूर्ण है, आए दिनों इस पे बहुत चर्चा भी हुई, वो है करिंगा का जो टॉम है, ये डच थे। आप देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों के बाद कोई जो शक्ति पावर आप जिसे कह लें, कि कोई यूरोपीय दूसरी शक्ति आई तो उसमें पुर्तगालियों के बाद डच ही थे। तो ये डचों का जो 17वीं सदी की शुरुआत में ही भारत में आ जाते हैं, उसके बाद ही अंग्रेज़ों का आते हैं। और ये सबसे पहले एक तरीके से आप देखेंगे कि इन लोगों ने सबसे पहले इनको चुनौती दी, पुर्तगालियों को, भारत में, कि उनके व्यापार को, उन तमाम तरह की चीज़ों को उन्होंने किया। और आप ये हमारे लिए, आपके लिए हैरानी की बात हो सकती है कि आखिर करिंगा, सारड़ जैसे क्षेत्र में ये डच या पुर्तगाली या अंग्रेज़ बड़ी संख्या में क्यों आ रहे थे या फिर रह रहे थे। दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि ये केंद्र था, एक जो कनेक्टिविटी यहाँ से थी कि आप नॉर्थ की तरफ मतलब उस तरफ जा सकते हैं, मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ सकते हैं, और इधर उत्तर प्रदेश की तरफ से गोरखपुर, और ये जो पश्चिम का उत्तर का जो है उत्तर प्रदेश, उन क्षेत्रों में आप जा सकते थे। और यहाँ दूसरी चीज़ ये थी कि जिसे आप सोरा कहते हैं ना, या वो नाइट्रेट जो था, पोटेशियम नाइट्रेट, ये इस क्षेत्र में बड़ी प्रचुर मात्रा में होता था। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट एक्चुअली ये दो तरह की चीज़ों में यूज़ करते थे। एक तो संरक्षण के तौर पे वो होता था, दूसरा जो था बारूद बनाने के काम में आता था। तो उस चीज़ के लिए ये यहाँ पे केंद्र बना के इधर की तरफ वो मूव करते थे। तो उन्हीं में आप देखेंगे कि पुर्तगाली यूं के बाद डच तो आते हैं, और आप देखोगे कि फिर पुर्तगाली किस तरह से बाइंड अप कर लेते हैं। 1761 में उनकी महारानी का विवाह जो राजकुमारी हैं ब्रिटिश राजा से हो जाएगा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बाइंड अप कर लेंगे यहाँ से। लेकिन डचों के साथ एक चीज़ ये होती है कि जब आप ये देखें, प्लासी के युद्ध के घटनाक्रम को देखें, उसमें आप देखें कि फिर किस तरह से मीर जाफ़र के साथ ये जो है मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि ये आप 18वीं सदी के मध्याह्न में देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है बिहार का जो क्षेत्र था वो बंगाल के अंतर्गत आता था, बंगाल के नवाब के अंतर्गत आता था। तो बंगाल का नवाब जो होता था ओवरऑल होता था यहाँ का। और फिर उसमें आप फिर देखेंगे कि एक चीज़ ये दिखाई पड़ेगी कि जब मीर जाफ़र प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनेगा और लगातार अंग्रेज़ों की डिमांड बढ़ रही थी, तो उसने सोचा कि डचों के साथ जो है हम मिल के
अंग्रेज़ों को जो है बंगाल के क्षेत्र से हम भगाने की कोशिश करें, लेकिन इस साजिश का पहले ही पर्दाफाश हो जाता है। तो आप देखोगे कि बेदारा का जो युद्ध होगा 1759 में, और उसमें डच पूरी तरीके से हार जाएंगे, और फिर फाइनली वो डच जो है भारत छोड़ के चले जाएंगे। भारत छोड़ के वो उसके बाद यही तय हो जाएगा कि आप भारत में व्यापार नहीं करेंगे, न तो किसी तरह के राजनीतिक क्रियाकलाप और कोई भी चीज़ आप वो नहीं करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि ये करीब 1759 के बाद ही वो चले जाते हैं, और फिर वो डच कंपनी यहाँ के बजाय इंडोनेशिया में अपना सेंटर बना लेती है और वहाँ से वो करती है। तो उसी उन्हीं में से एक जो शुरुआती डच गवर्नरों में से एक थे जैकब वान हारून। उनका ये कहा जाता है कि वो जब यहाँ के गवर्नर थे इस क्षेत्र के, और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में और उन्हीं की समाधि पे ये जो है टॉम बनाया गया था, जो अपने आप में आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे जो है किसी की देख रेख का जो एक कहें कि उपेक्षित है। अन्यथा ये सारण के लिए पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र हो सकता था, क्योंकि ये गोवर्धन दास का पोखरा जो पास में है, और ये हाईवे के पास है, स्टेट हाईवे जो है उसके किनारे, और इसके चारों तरफ अच्छी खासी ज़मीन है, और यहाँ पे पानी भी अच्छा खासा लगा रहता है। यदि बोटिंग की व्यवस्था कर दी जाए, राज्य सरकार वो कर दे, या स्टेट गवर्नमेंट इस पर कोई पहल करे। हालांकि इस पर स्टेट गवर्नमेंट ने वो किया है, पहल किया हुआ, लेकिन पहल अब कब मूर्त रूप में आता है ये देखने वाली बात है। लेकिन यदि इसको इसका संरक्षण और फिर से पुनरुद्धार कर दिया जाए, तो एक तरीके से छपरा का जो है सबसे महत्वपूर्ण एक जगह साबित हो जाएगा पर्यटन के दृष्टिकोण से, जहाँ बड़ी संख्या पे लोग आएंगे और अच्छी खासी इनकम होगी, और फिर यहाँ के लोगों के लिए भी एक जगह ऐसा हो जाएगा जहाँ पे वो जाके कुछ समय वक्त बिता सकेंगे। तो ये आप देखेंगे तो जैकब वान हारून जो डच थे उनका टॉम्ब है। ये उसका अलग अलग व्यू है सामने की एक तो बैक साइड से है, और एक दूसरा जो है फ्रंट साइड से है, ये व्यू है। ये जो है यही साल्ट पेट्रे, इसी को कहा जाता था, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे आप आम भाषा में, मैं नहीं जानता यहाँ आप लोग कैसे किस नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ ये जो चीज़ है इसको नोना बोला जाता है। नोना मतलब, और इसका यूज़ कपड़ा उपड़ा धोने में बहुत पहले लोग करते थे, और कहा जाता था कि इसमें जो है इससे कपड़े अच्छे साफ हो जाते हैं। और ये चीज़ आप देखेंगे कि इसी के लिए इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो था अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, ये जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पिलर है थाना चौक पे। ये पिलर थाना चौक जो छपरा के मतलब जिला मुख्यालय के पास में ही है। ये पिलर ब्रिटिश सरकार ने 1914 से लेकर 1918 के मध्य में जो भारतीय सैनिक थे जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, उनके रिस्पेक्ट में, उनकी मेमोरी में इन्होंने बनाया हुआ था। इसको आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ डेट आपको गलत तरीके से दिखेगा कि ये 1998 दिख रहा है। एक्चुअली जब आप इसको वहाँ पे जाके देखेंगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा। ये 1914 से 1918 है, और ये उनके रिस्पेक्ट में बना हुआ है। ये आपके थाना चौक में है, छपर हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय उनके रिस्पेक्ट में जो थे, पहले विश्व युद्ध में जो भी सैनिक छपरा के क्षेत्र से उसमें गए हुए थे और शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में उन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद ये अंबिका टेम्पल आमी में है, जिसके लिए आप वो जो आप देखते हैं कि सती की जो कहानी है कि वो किस तरह से यज्ञ होता, और फिर उसमें आमी में है, एक शक्तिपीठ के तौर पे इसकी मान्यता है। आप इसके बारे में भी जाके देख सकते हैं, और ये भी गंगा तट के पास में ही है, एक तरीके से नदी स्रोत के पास ही है। हाँ, हरिहर टेम्पल और सोनपुर का मेला। हरिहर टेम्पल जो सोनपुर में है, हरिहर एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है हरि और हर शिव और विष्णु के एक जो है कि दोनों एक साथ, शैविज्म और वैष्णविज्म का समन्वय एक साथ की बात है। यदि इसे आप देखें तो ये पहला कॉन्सेप्ट आएगा गुप्त काल में आपको, कि गुप्त काल में ही दो तीन तरह की अवधारणाओं का डेवलपमेंट होगा। एक तो दशावतार का होगा, और दूसरा जो है अर्धनारीश्वर का, और फिर हरिहर का। तो मतलब हरिहर का जो था कि हरि
यानी विष्णु, हर मतलब शिव, दोनों का अब हो गया। यानी जो सेविज़म और वैष्णविज़्म में जो एक भेद था उसका समापन हो जाएगा। और फिर दूसरा, यदि दशावतार का जो इसी समय गुप्त काल में ही होता है कि अब गौतम बुद्ध जो इसी क्षेत्र से, खास तौर से आप देखेंगे कि वो कपिलवस्तु में हुए, उनका पूरा का पूरा प्रचार प्रसार उन्होंने यहीं श्रावस्ती और इस क्षेत्र से रह के उन्होंने किया। तो उनमें दशावतार में बुद्ध को भी नौवां अवतार विष्णु का मान लिया जाएगा। तो ये उससे जुड़ा हुआ है। और सोनपुर का मेला जो है ख़ास तौर से पशुओं के लिए भी विशेष तौर से जाना जाता है। तो आप, ये भी एक महत्वपूर्ण जगह यहाँ पे है। और फिर अभी किसी ने गढ़देवी का वो मैसेज किया हुआ था। गढ़देवी की भी एक शक्तिपीठ के तौर पे यहाँ पे मान्यता है। और उनको भी एक जो है उस मंदिर की प्राचीनता को मैंने देखने की कोशिश करी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाई, इसलिए उसको यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। क्योंकि यदि उस पर कोई आधी अधूरी जानकारी देने से बेहतर है कि जब उस पर बेहतर जानकारी हम इकट्ठा कर पाएँ तब हम आपके साथ शेयर करें, इसलिए मैंने उस पर उसको छोड़ दिया। एक जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देखेंगे कि आधुनिक सारण में अंग्रेज़ों के समय में या ब्रिटिश इंडिया के दौरान यहाँ पे एक हम लोग सभी जानते हैं विशेष तौर से कि मढ़ौरा जो जगह है वहाँ पे शुगर मिल हुआ करती थी। और वहाँ पे मॉर्टेन, ये जो टॉफ़ी एक कंपनी थी, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान जो अंग्रेज सैनिक थे उनको डिब्बा बंद भोजन दिया करती थी, मुहैया कराया करती थी। उसके बाद जो है कि इसने बाद में आप देखेंगे कि पहले विश्व युद्ध के बाद जब उसकी स्थिति सही होगी तो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से वो सबसे पहले यहाँ पे जो है मढ़ौरा में ये उन्होंने मॉर्टेन टॉफ़ी की फैक्ट्री लगाई और फिर शुगर मिल। तो यहाँ शुगर मिल इस्टेब्लिश करने के और इस टॉफ़ी का जो करने के पीछे बेसिकली दो रीज़न थे। एक तो ये था कि दो नदियों के मध्य का क्षेत्र होने की वजह से गन्ना के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, गन्ना का बहुत अच्छा खासा होता था। तो ये अपने आप में एक मतलब रॉ मटेरियल, किसी भी फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी था। तो आप देखेंगे कि ये जो मॉर्टेन टॉफ़ी का जो था या चॉकलेट की जो फैक्ट्री थी उसको इस्टेब्लिश किया। बगल में शुगर का वो था, शुगर मिल था, उसे इस्टेब्लिश किया। और इन जगह पे जो बनाने के लिए मतलब जो कलपुर्जे यूज़ हो रहे थे, मशीनें यूज़ हो रही थी, उससे जुड़े हुए बगल में ही फिर एक कारखाना और बनाया गया कि ताकि इसमें उपयोग होने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनका निर्माण वहाँ किया जा सके। तो ये अपने आप में एक, जैसे किस तरह से एक उद्योग दूसरे उद्योग पे निर्भर हो जाता है और एक का समापन दूसरे को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। तो ये आप देखेंगे कि एक दौर ये था कि जब मैं इससे जुड़े हुए तमाम रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था और देखने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये किस तरह से इधर के क्षेत्रों में लोगों के लिए ये रोज़गार मुहैया करा रहा था। और आज के डेट में जिस तरह से लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं या फिर उस समय भी माइग्रेट कर रहे थे, क्योंकि यदि हम ख़ास तौर से भिखारी ठाकुर के उपन्यासों को, नाटकों को देखेंगे, विदेशिया को देखेंगे, तो समझ में आता कि उस समय भी माइग्रेट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि माइग्रेशन रुका हुआ था। लेकिन कुछ लोगों को माइग्रेशन रोकने का ये होता है कि आप उनको रोज़गार दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग माइग्रेट जो करते हैं वो रोज़गार के लिए करते हैं। तो एक उसमें ये था कि एक बड़ा केंद्र था जो लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार दे रहा था। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे इसकी स्थिति ख़राब होगी। करीब 1997-98 के बाद ये पूरी तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी कंपनी आपकी ध्वस्त हो जाएगी, बंद हो गई। और आज तो खंडहर देखने को मिलते हैं, जिनमें से आप ये देखेंगे कि शुगर मिल का ये एक हिस्सा है। शुगर मिल का जो रोड से जो फ़ोटो आप देख सकते हैं वो दिखेगा चिमनी, और फिर किस तरह से पेड़ पौधे वहाँ जम चुके हैं कि अब उसका फिर से जीर्णोद्धार करना तो बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। यदि लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है, लोगों को रोज़गार यहाँ से दिया जा सकता है। और फिर उस समय का ये उनका गेस्ट हाउस था, जो वहाँ के मैनेजर्स या बड़े अधिकारी होते थे या दूसरे जो अधिकारी आते थे उनके रहने ठहरने की एक प्रॉपर व्यवस्था थी, वो आप देखेंगे। तो एक चीज़ ये होती है कि जब कोई इंडस्ट्री या कोई भी जगह जब डेवलप होती है तो धीरे धीरे तमाम तरह की चीज़ों का भी डेवलपमेंट
आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अब अपने लेक्चर के मैं विशेष तौर से दूसरे पार्ट में आता हूँ, जिसमें हमने कुछ नाम चुने हुए हैं, हिस्टोरिकल एंड नेशनल पर्सनालिटीज़ ऑफ सारण और वर्क इन सारण। मतलब वो कुछ व्यक्तित्व जिनका जन्म या वो छपरा में हुआ, या उन्होंने अपनी कर्म भूमि कुछ समय के लिए छपरा को बनाया। उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें से एक दो लोगों को यहाँ पे हमने लिया हुआ है। जैसे एक सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि भिखारी ठाकुर का तो नाम हम लोग सभी जानते हैं। ये स्पेलिंग थोड़ी सी उसमें गड़बड़ है, गलत है, उस पर आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, वो मिस टाइपिंग हो गई है। और महेंद्र मिश्र, एक तरीके से महेंद्र, ये क्षेत्र जो रहा है भोजपुरी भाषी क्षेत्र रहा है। और अक्सर जो हम लोग ये कहते हैं कि या जब हम बात करते हैं या करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी क्षेत्र जब अपनी भाषा में और अपनी मौलिकता को बनाए रखता है, तो उसमें जो उसकी मौलिकता होती है उभर के सामने आ जाती है, और वो मौलिक होगा तो आज नहीं तो कल जो है रिकॉग्नाइज्ड होगा। जैसे अभी आपने देखा कि बुकर पुरस्कार जो रेत समाधि गीतांजलि श्री की पुस्तक को मिली, उन्होंने अंग्रेजी में नहीं लिखा, हिंदी में ही लिखा, मिल गया, मौलिक काम उनको लगा और उनके हिसाब का रहा, उन्होंने दे दिया। उसी तरह से महेंद्र मिश्र जब आप देखेंगे तो ये इस क्षेत्र के पहले एक तरीके से जो है भोजपुरी कवियों में हमारे सामने आते हैं, जिनको पूर्विया सम्राट के तौर पे कहा जाता है या दिखाया जाता है, हमारे सामने रखा जाता है, जिन्होंने भोजपुरी में तमाम चीज़ों को, कहानियों को, नाटकों को लिखने की कोशिश करी, जिसकी विषय वस्तु आप देखेंगे कि मुख्य तौर से ये रहा कि इन्होंने कि यहाँ की जो सामाजिक समस्याएं और सामाजिक जो कल्चर्स है उसको किस तरह से है, लोग कैसे देखते हैं, वो क्या है, उनकी चीज़ों में दिखाई पड़ेगी। और किस तरह से उस समय की ब्रिटिश सरकार की जो समस्याएं या कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार जिस तरह से लोगों पे जुल्म कर रहा था, अपनी भाषा में उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश करी। उसी तरह से दूसरा नाम जो ख़ास तौर से भिखारी ठाकुर का आता है, भिखारी ठाकुर बेसिकली यदि आप देखें, इनका तो नाम एकदम हम सभी लोगों के लिए सुना हुआ है, सब लोगों ने सुना ही है। और इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर जब आप कहते हैं तो यानी शेक्सपियर की तरह की रचना को इन्होंने अपने यहाँ वो रेखांकित किया या लिखा है। इनका सबसे जो फेमस जो हुआ वो है विदेशिया। विदेशिया एक तरीके से बेसिकली ये जो इनका आप देखेंगे, ये आपके छपरा कुतुबपुर के थे, और तो विदेशिया में इन्होंने दो तरह उस समय की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी कि किस तरह से माइग्रेशन हो रहा है और छोटे शहरों से नगरों की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, और फिर वहाँ जब जाने के बाद किस तरह से घर से दूर होने के बाद दूसरा विवाह कर ले रहे हैं। मतलब आप देखेंगे कि एक विदेशिया नाटक से ही आप देखें तो वो उस समय तत्कालीन सारण समाज के या इस क्षेत्र के भोजपुरी क्षेत्र की जो समस्या है उसके बारे में संकेत कर देते हैं कि कैसे ये जो है कि बाल विवाह किस तरह से है, फिर उसके बाद माइग्रेशन कैसे हो रहा है, फिर वहाँ जाके दूसरे विवाह कैसे, सौतन का क्या कॉन्सेप्ट है, इन तमाम तरह की चीज़ों को, एक बहुपत्नी प्रथा, ये तमाम तरह की चीज़ें वो उसमें आप देखेंगे वो दिखा देंगे। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जगलाल चौधरी जी, जिस महाविद्यालय में आज ये लेक्चर हो रहा है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं हमारे लिए, आपके लिए। आप देखेंगे कि जगलाल चौधरी जी आपके गरखा से हैं, गरखा में पैदा हुए, और फिर किस तरह से उन्होंने एक तरीके से मेडिकल यहाँ अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद दलित समाज से आते थे, पासी जाति से आते थे, और फिर उसके बावजूद किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके मेडिकल की पढ़ाई शुरू करी। कलकत्ता में जाके उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई अपना कर रहे थे, तभी तक असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू होगा, फिर आप उसमें देखेंगे कि जब असहयोग आंदोलन में वो अपनी पढ़ाई छोड़ के फिर असहयोग आंदोलन में आ जाएंगे, क्योंकि असहयोग करने के गांधी जी के एक तरीके से अनुयायी के तौर पे वो आ जाएंगे। फिर आप उनका
जो साल्ट मूवमेंट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें नमक आंदोलन उसमें ऐड था, उसमें आप देखेंगे कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा, वो जेल भी जाएंगे, उस आंदोलन को इस क्षेत्र में वो नेतृत्व करेंगे। उसके बाद 1935 में ख़ास तौर से जब आप देखेंगे कि 1935 का जो एक्ट बनेगा, अधिनियम 1900 का, और उसमें ये होगा कि अब भारत में चुनाव होंगे प्रांतीय स्तर पे, तो उसमें चुनाव होंगे, फिर 1937 में जो चुनाव होता है उसमें वो मंत्री बन जाएंगे एक तरीके से। आज फिर बाद में जब वो मंत्री बनेंगे और फिर जब 1946 में फिर आएंगे, तो आज जैसे जिस तरह से शराबबंदी का पहला प्रयास उन्होंने ही करा। आज एक जैसे नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी इस समय करा हुआ है, सबसे पहले शराबबंदी करने का जो एक मंत्री के हैसियत से, आबकारी मंत्री के तौर पे, वो जगलाल चौधरी जी ने किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार वो जो है कि लगातार वो यहाँ अलग अलग आंदोलनों में शामिल होते रहे। फिर उसके बाद आज़ाद भारत में वो गरखा से जो आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो है 1957 से लेके 1969 जो 12 वर्षों तक का जो जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे सब में वो जीत के जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1970 में उनकी डेथ हो जाती है। और फिर एक तरीके से इस आंदोलन में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए न सिर्फ अपना त्याग किया और फिर बाद में वो आए, बल्कि उनके कहा जाता है 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें जब आप देखेंगे तो उनके एक बेटे का डेथ हो जाता है, पुलिस कार्रवाई में गोली से उनके बेटे की डेथ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये भी समझना है कि ये वो क्षेत्र था कि जो आप ये कहते हैं ना कि बलिया में चित्तू पांडे जी की समानांतर सरकार थी। आप कल्पना कीजिए कि छपरा ये जो था उनका एक मेन केंद्र हुआ करता था अंग्रेज़ों का, इसीलिए आप बहुत बेसिकली आप शुरू से उन्होंने छपरा में अब एक तरीके से सैनिक टुकड़ियों का अड्डा था उनका, इधर से किसी भी दिशा में वो चाहे बलिया में भेज सकते थे दूसरे जगह। तो आप जब चित्तू पांडे वहाँ पे बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना कर रहे हैं और उस दौरान यहाँ के लोगों का यदि लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि जगलाल चौधरी जैसे लोग, जगलाल चौधरी के परिवार से या दूसरे भी जो उस समय के गणमान्य लोग रहे हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो उसमें आप देखेंगे जगलाल चौधरी हैं जिनके नाम पे जो कॉलेज है उसी के आधार पे आज उन्हीं की स्वर्ण जयंती पे ये कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसे पुरोधा हैं जिनके नाम पे आपके कॉलेज का नाम पड़ा हुआ है। जयप्रकाश नारायण जेपी को हर कोई जानता है, तो कि इनका जन्म सिताब दियरा में हुआ और फिर उन्होंने यहाँ शिक्षा और फिर किस तरह से आज़ाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन में तो उन्होंने जो किया, जो जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, हजारीबाग जेल से भाग के फिर युवाओं को एकजुट किया और फिर एक नई दिशा की एक जो समाजवादी आंदोलन का एक जो था उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार करी। फिर आज़ाद भारत में कि हम जिन सपनों को लेके चले थे क्या उसको हम पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, हमारी क्या चूक हो गई, या जिस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, या फिर इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल का वो किया, या इंदिरा गांधी के खिलाफ जो उनका तानाशाही रवैया एक तरीके से जो था उसके खिलाफ जिस तरह से वो मुखर होकर सामने आते हैं और फिर एक कांग्रेस का विकल्प उपलब्ध करवाते हैं। एक तरीके से आप कह लीजिए कि आज़ाद भारत में जिस तरह से कांग्रेस का कोई तोड़ नहीं था कि कोई उनको लगता था कि जैसे कांग्रेसियों की सर्वे सर्वा वही हैं, तो एक शुरुआती कांग्रेसी होने के बावजूद भी उनको वो तानाशाही या फिर उन उद्देश्यों की जब पूर्ति उनको लगा कि नहीं हो रहा है, तो किस तरह से फिर जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का नारा देंगे और फिर जिसमें एक आमूलचूल परिवर्तन की बात करेंगे और फिर इंदिरा गांधी को सत्ता से कुछ समय के लिए बेदखल भी होना पड़ेगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अल्टरनेट विकल्प उपलब्ध करवा देते हैं देश की राजनीति को। मौलाना मजहरुल हक इनके नाम ये देखेंगे, इनका भी ये कर्मभूमि ये क्षेत्र रहा है, इनका भी ये महमूद चौक पे ही इनका घर रहा है और अभी भी वहाँ पे एक विद्यालय भी चलता है।
तो इनके जो एक तरीके से जब गांधी जी खास तौर से जब चंपारण आंदोलन जब एक तरीके से जो गांधी का पहला चंपारण आंदोलन है या भारत के किसी आंदोलन में जो सार्वजनिक रूप से सबसे पहले गांधी जी शामिल होते हैं, उनमें मजहरुल हक साहब, राजकुमार शुक्ला जी, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों का आप देखेंगे कि काफ़ी सहयोग दिखाई पड़ेगा। तो उसमें मौलाना मजहरुल हक भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से आप केंद्र असहयोग आंदोलन के समय हो उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा और इस क्षेत्र को जागरूक और लोगों के हितों के लिए संघर्षरत रहेंगे। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन मूल रूप से तो आजमगढ़ के थे जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उनका ननिहाल यहाँ था। उसमें राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बहुत काम यहाँ पे किया हुआ था। एक तरीके से असहयोग आंदोलन के दौरान वो छपरा में कांग्रेस की जो इकाई थी उसके जिला सचिव थे और उस हैसियत से उन्होंने यहाँ पे तमाम युवाओं को जागरूक किया और असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास यहाँ से किए। राजेंद्र प्रसाद जी को आप सभी जानते ही हैं। राजेंद्र प्रसाद खैर वो उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ हुई थी। राजेंद्र प्रसाद जी की जो जिला स्कूल है जो सबसे पहले कहें कि शुरुआती भारत में स्थापित होने वाले स्कूलों में से एक है जिला स्कूल, जो आप देखेंगे कि उनमें उन्होंने अपनी पढ़ाई या शुरुआत के जितने भी वो रहे इस क्षेत्र के जैसे सिवान, गोपालगंज, चंपारण और इधर के जितने भी पुरोधा या बड़े पर्सनालिटीज़ रहे हैं वो ज़्यादातर के प्रारंभिक शिक्षा जो है आप देखेंगे कि जिला छपरा जिला स्कूल में ही हुआ, क्योंकि ये शुरुआत के सबसे पहले इस्टेब्लिश होने वाले एक में था। और फिर दूसरी चीज़ इस तौर पे भी आप देख सकते हैं कि 1864 के आसपास ही इसे नगर परिषद के तौर पे, नगर पालिका के तौर पे ब्रिटिश सरकार ने वो दर्जा दे दिया था, जो कि जो एक तरीके से आप देखें कि नगरीय इकाई हुआ करती थी। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स बहुत रहते थे, उनके अधिकारीगण यहाँ रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ की कुछ चीज़ें बेहतर थी, एजुकेशन के सिस्टम उस समय बेहतर थे और इसलिए आसपास के ज़िले के जितने भी लोग हुआ करते थे वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। ये भिखारी ठाकुर चौक है, जो भिखारी ठाकुर चौक आपके जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पास में ही है, आप वहाँ देखेंगे, वहाँ से लिया गया फ़ोटो है, अभी हाल का ही है। ये जगलाल चौधरी जी का फ़ोटो है जिसको भारतीय डाक विभाग ने 2000 में उनके रिस्पेक्ट में जारी करा हुआ था। ये मौलाना मजहरुल हक का स्टेचू है और ये आपके राम जयपाल कॉलेज जब आप इस तरफ मूव करेंगे और फिर डाक बंगला वाले रोड पे एकदम मेन सड़क पे ही है कि किनारे में ये है उनका स्टेचू। जयप्रकाश नारायण जी पे भारतीय डाक विभाग द्वारा कुछ स्टैंप जारी किए गए थे। अब दूसरी चीज़ जो हमारे लेक्चर का तीसरा पार्ट और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण जो चीज़ है उस पर हम बात कर लेते हैं कि क्या महत्व होता है इतिहास लेखन में, स्थानीय इतिहास का क्या महत्व होता है, उन चीज़ों पे बात करने की। देखिए पहले दो तीन चीज़ें जैसे कि इसमें मैंने लिखा कि लोकल साइट, लोकल हीरोज़ बिकम नेशनल साइट्स एंड हीरोज़, कि कोई भी इतिहास, देश दुनिया का कोई भी इतिहास हो वो कहीं ना कहीं स्थानीय रूप से होता है और जब उसको हम विशेष महत्व देते हैं या फिर वहाँ से कुछ विशेष चीज़ मिल जाती है, उसका स्थापना हो जाती है, नेशनल स्तर पे हो जाती है, तो वो हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और फिर उसके हम नेशनल इतिहास में या कह लें कि उन चीज़ों में उसका जिक्र करने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोकल हिस्ट्री ही, स्थानीय इतिहास जो होता है किसी भी क्षेत्र का जो ज़मीनी स्तर का डेवलपमेंट बताता है या वहाँ का कल्चर बताता है कि वहाँ के लोगों का क्या स्थिति है। इसको बस दो तीन चीज़ों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये जैसे छठ पूजा, मैं छठ पूजा जब बनारस में रहता था तो जानता था, ऐसा नहीं कि छठ पूजा के बारे में सुना कि जो हमारे यहाँ के मित्र थे, बिहार से जो मित्र थे
जब हम लोग वहाँ बीएचयू में अध्ययन कर रहे थे तो ये होता ये था कि वो दिवाली पे घर नहीं जाते थे, लेकिन छठ पूजा पे चले जाते थे। तो बहुत अजीब लगता था हम लोगों को, अजीब इसलिए लगता था कि हमारी क्लासेस बंद हो जाती थी, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं होंगे तो टीचर आधे लोगों को तो पढ़ाएगा नहीं, कि फिर दोबारा उनका सिलेबस छूट जाएगा। तो ये स्थितियों में जो है कि वो क्लासेस बंद हो जाती थी तो समझ में नहीं आता था। कई बार जैसे हम लोग बात भी करते थे, भाई ऐसा क्यों करते हो आप लोग, दिवाली पे यहीं रह जाते हो, छठ पे जाते हो। तो ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं यहाँ आया 2019 में, और जब पहली 2019 में ही जब मैंने छठ, 19 नहीं 20 में देखा, क्योंकि 19 में मैं घर चला गया, तो 20 में मैं रुका जब यहाँ पे छठ पूजा के दौरान, देखा कि गजब इसके प्रति दीवानगी है लोगों में। तो लोग यहाँ शाम के समय जो है, छठ पूजा के दिन जो शाम का अर्घ होता है, उस दिन हम सोचे कि अच्छा चलते हैं शहर में, देखते हैं क्या स्थिति है। पूरा का पूरा शहर खाली। ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी। और जो वहाँ से फिर मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत एकदम जड़ तक बैठी हुई है कि हर कोई इसको मना रहा है। तो फिर इस पे हमने काम करना शुरू किया कि अच्छा देखा जाए कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं, क्या है। तो कई इंटरेस्टिंग चीज़ें आई। तो फिर ये हुआ कि हम लोग इस पे काम करते हैं कुछ। तो ये हुआ कि जब पिछली बार अभी जैसे हमारे यहाँ जो मास्टर के स्टूडेंट थे, उनके पीजी के जो स्टूडेंट थे, उनसे हम लोगों ने ये किया कि आप असाइनमेंट देना होता है और प्रेजेंट उनका डिजर्टेशन होता है। तो फिर मैंने कहा कि भाई आप छठ पूजा पे असाइनमेंट बनाओ, कम से कम जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं एज अ असाइनमेंट उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन आप इन पॉइंट्स पे देखें कि ये इसका जो हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें आप जो प्रसाद कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसके रिचुअल्स की प्रक्रिया क्या है, कितने दिन चलती है, क्या इसमें सभी जाति के लोग शामिल हो जाते हैं, फिर इसमें क्या महिलाएं भी कि सिर्फ महिलाएं होती हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें 7-8 पॉइंट्स बना के हम लोगों ने दिया, उस पर काम शुरू हुआ। तो उसमें एक जैसे आप देख रहे होंगे इस छठ पूजा के आगे मैंने तबस्सुम फिरदौस लिखा हुआ। तो ये हमारी पीजी की स्टूडेंट रही हैं, जो अभी सत्र जो समाप्त हुआ 17 से 19 बैच की ये रही हैं हमारे यहाँ। इन्होंने कहा कि सर हम इस पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो शुरुआत में वही होता है कि जो कुछ नया टॉपिक स्टडी मटेरियल तो मिलना है नहीं इस पे, क्योंकि कोई उस तरह का काम हुआ नहीं। तो ये काम किया गया। तो एक चीज़ ये है कि यदि जैसे अपने आप में जब मैंने वो देखा कि जैसे महाकुंभ का मेला है, हाँ, एक तरीके से वो विश्वविख्यात है। अब छठ पूजा भी आ रहा है, तो छठ पूजा को भी एक व्यापकता मिल रही है कि जहाँ भी बिहार के लोग हैं बड़े धूमधाम से इसको मना रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें दो चीज़ें जो कॉमन है, जो इसकी प्राचीनता से जोड़ती है। एक तो ये है कि इसमें जो सूर्य पूजा का मसला है इसमें, वो कि आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में देखें, एक तरीके से ये प्राकृतिक धर्म की तरफ संकेत करता है, जिसमें न तो कोई पुरोहित हैं और केवल प्राकृतिक चीज़ों का पूजा पाठ होना है। जो आसपास जो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं वही प्रसाद के तौर पे उपयोग में लाई जाती हैं। तो आप इसमें जब आप देखेंगे छठ, ऋग्वैदिक काल में सूर्य की आराधना होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, और फिर जल स्रोत, दो चीज़ें किसी भी जीवन के लिए। आप यदि मानव विकास के इतिहास को जब आप देखेंगे कि दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं या संस्कृतियां हैं, वो सारी की सारी जल स्रोतों के पास, नदियों के पास ही विकसित हुई। तो नदी और पानी का जो है बहुत रिस्पेक्ट रहा है। तो ये अपने आप में ये जो आप देखेंगे कि छठ पूजा उन दोनों चीज़ों को बहुत शुरू से लेके आज तक जो है उसको न सिर्फ आगे लेके बढ़ रहा है, बल्कि उसका बहुत रिस्पेक्ट के साथ चल रहा है। ये चीज़ इसमें जो समझ में आई, अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक इस पे भी काम यदि कोई करना चाहे स्थानीय स्तर पे, इसे भारत की संस्कृति में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, तो इस पे और बहुत काम करने की संभावना है। उसी तरह से चौक, जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने एक चीज़ अपने वो देखा कि छपरा में चौक बहुत है, थाना चौक, नारायण चौक, महमूद चौक, नेहरू चौक, गांधी चौक, राजेंद्र चौक, म्यूनिसिपल चौक। तो ये चौक जो बने हुए हैं, जो वहाँ पे स्टेचू लगाए हुए हैं,
क्यों लगाए गए हैं, इस आधार पे भी यदि हम देखने की कोशिश करें, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें वहाँ के इतिहास के बारे में मतलब स्थानीय आधार पे हम उसका एक कोरिलेशन कर पाएंगे अपने नेशनल हिस्ट्री के साथ। और फिर उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उन जगहों का नेशनल मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस चीज़ को भी आप वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यानी ओवरऑल उसमें यदि हम लोग ये देखने या समझने की कोशिश करें, उसमें एक चीज़ ये है कि ये पूरा का पूरा स्थानीय इतिहास, जब हम स्थानीय इतिहास पे फोकस करेंगे, तब जाके हम नेशनल इतिहास को और गहराई से समझ सकते हैं, नेशनल हिस्ट्री को हम और गहराई से समझ सकते हैं। हमें अपने आसपास की चीज़ों पे थोड़ी गहन दृष्टि रखनी होगी और उनको समझना होगा, उनके इम्पोर्टेंस को समझना होगा, ताकि हम बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकें कि जिस तरह से करिंगा की जो जगह हमने देखा किस तरह से उपेक्षा की शिकार है, या चिरांद पे भी मैं जब गया, वहाँ साइट पे गया तो देखा कि बच्चे उस जो मेन साइट है जहाँ पे खुदाई हुई उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी तरह से आप ये पंचमुखी मंदिर का भी वो देख सकते हैं। तो इनके जब हम इसके महत्व को समझेंगे, तभी हम उसको उसकी सुरक्षा और रक्षा संरक्षण कर पाएंगे। इन चीज़ों को हमें देखना होगा और समझना होगा। ये कुछ बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो हमारे व्याख्यान की मेन चीज़ें रही हैं। अब थैंक यू। ये हमारे पूरे छपरा भ्रमण के साथी लोग हैं, जिनमें से बाएं से आप देखेंगे कि श्रेयान साहब हैं जो साइकोलॉजी में अध्यापक हैं हमारे यहाँ, और दूसरे डॉक्टर जियाउल हुदा साहब हैं जो जगलाल चौधरी में ही उर्दू विभाग में हैं, और एकदम राइट में जो हैं एक्सट्रीम राइट अब्दुल खालिक साहब जो राम जयपाल कॉलेज में उर्दू विभाग में हैं। तो ये हमारे पूरा छपरा भ्रमण के दौरान के साथी हैं, जिनके माध्यम से हमने छपरा को देखा, समझने की कोशिश किया। वो रहा, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो। ये पहला दूसरा प्रयास है, तो आप उसे समझिए कि अभी यंग होने की वजह से कोई चीज़ें छूट गई होंगी। ये धन्यवाद आपको, आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए भी विशेष तौर से धन्यवाद। और यदि आपकी किसी की जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप पूछिए। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं। यदि न दे पाऊं तो अन्यथा नहीं लेना है। हाँ, पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। ये जो है कि ये बात तो सही है कि उन्होंने जो ये छपरा को केंद्र बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जितना भी वो किया कि इसे एक
नगर इधर के क्षेत्र पे खास तौर से मढ़ौरा वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए, तो उधर का आप देखेंगे तो सड़कें और वो सब सारी चीज़ें अलग तरह से हैं, डेवलप हैं, और वो कनेक्टिविटी। लेकिन ये जो क्षेत्र छपरा मेन शहर जो था, कि उन्होंने इसको मिलिट्री हब के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे डेवलप किया। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें यदि देखा जाए, जैसे आपने कहा कि इलाहाबाद जो है उसको बहुत वहाँ चौड़ी सड़कें या बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ नहीं। लेकिन हमें दूसरी चीज़ ये भी देखनी होगी कि स्पेस का क्या मसला है, उन्होंने कितना यहाँ पे नियंत्रण करने की कोशिश की। जैसे बनारस को ही आप देखिए, बनारस को देखिएगा तो वहाँ के कुछ जो प्राचीन शहर हैं, जैसे कि जब हम इसको ये देख रहे थे कि चिरांद से जब जोड़ के हम देख रहे हैं, तो ये शुरुआती नगर है, यहाँ उस तरह की चीज़ें जो है कि बहुत स्पेस नहीं है। वो उन्होंने अपना फोकस पूरा का पूरा इस तरफ किया कि जो आपका आज का सिवान है, गोपालगंज है, चंपारण है, कि उधर जो चीज़ें हो रही थी, बस केवल वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो यहाँ स्टेशन के तौर पे यूज़ कर रहे थे, कुछ समय के लिए रह रहे थे, चूँकि ये मेन जो वो था कि इधर का जो नदी का जो कछारीय क्षेत्र होता है, कि जितने भी क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, या फिर किसी भी तरह के लोग थे, वो वहाँ पे आके छुपते थे, जो उनके लिए एक समस्या क्रिएट कर सकते थे। संभवतः उसको फोकस में रख के ये लोग कर रहे थे, और ज़्यादा उस तरह का डेवलपमेंट तो नहीं देखने को मिलता है। संभवतः मेरा जो अपना मानना है कि उसके पीछे का ये रहा कि जो इसकी प्राचीनता रही है, और उस तरह के स्पेस न होने का एक कारण इस क्षेत्र में जो मेन लैंड है आज का छपरा का, वो देखेंगे। और बाकी उधर जो है गरखा का जो क्षेत्र है या मढ़ौरा का क्षेत्र है, तो वहाँ तो दूसरे तरह की चीज़ें थी। और फिर उन्होंने जब इसको फोकस किया, तब तक होता क्या है कि 20वीं सदी के पहले दूसरे दशक से वो शुरू करते हैं, लेकिन तब तक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि लोग उन्हें बहुत पसंद नहीं, अब उनके खिलाफ हो चुके थे। हम लगातार हर 10 साल के बाद कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है, तो आखिरी दौर में जो चीज़ें हो रही थी, तो उसके लोगों ने महत्व भी नहीं समझा, क्योंकि अब उनके लिए डेवलपमेंट से ज़्यादा ये था कि पहले अंग्रेज़ों को हटाया जाए। तो संभवतः एक बड़ा रीज़न ये रहा होगा कि जब उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू करा। हालांकि उन्होंने कुछ बॉडीज़ जैसे म्यूनिसिपैलिटी जो है उसको बहुत पहले बना दिया, 1864 में ही बना दिया शुरुआती दौर में। फिर 1876 में ही आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना देंगे, कि यहाँ के कुछ लोगों का जो है गवर्निंग बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन एक तरीके से फिर भी वो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता, ये बात सच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।